बार फिर से सभी को नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो टॉपिक है ये रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस नाम के चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं, जहाँ पर अर्लियर हम लोगों ने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब बारी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो आइए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं हेडिंग डालता हूँ यहाँ पे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल हमें पता है कि अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स की, तो जहां पर दो मेल गेमेट्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें से एक तो होता है स्पर्म और एक होता है एग या फिर ओवम, ठीक है। अब अपन लोगों ने पहले ये पढ़ा है कि भाई जो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो स्पर्म का निर्माण करता है, ठीक है। यानी कि जो ह्यूमन मेल होता है, अपन जानते हैं कि कम से कम बहुत सारे मिलियंस के नंबर में जो स्पर्म्स होते हैं वो जाते हैं, और उनमें से कोई एक स्पर्म जो है वो जाकर एग से फ्यूज होता है। अब एग जो है वो बनाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं और कौन से इसके अंदर पार्ट होते हैं, इन सब के बारे में अपन लोग अब जानेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज जो मैं चालू करूंगा इसकी, कि जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हम ये जानते हैं कि भाई फीमेल के अंदर होता है, लेकिन फीमेल के किस हिस्से में प्रेजेंट होता है, कौन से बॉडी के कौन से हिस्से में प्रेजेंट होता है। तो मैं ये कहूंगा कि ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो पॉइंट है वो मैं ऐड कर दूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन। पेल्विक यानी कि जो एब्डोमेन रीजन के ठीक नीचे वाला जो रीजन है, एब्डोमेन अपन जानते हैं ये वाला रीजन होता है, इसके ठीक जो इसके नीचे प्रेजेंट होगा ये वाला रीजन, यहाँ पर ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है फीमेल्स का पाया जाता है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसको अपन दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कौन से पार्ट है? पहला तो है प्राइमरी रिप्रोडक्शन सिस्टम या फिर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दूसरा कहूंगा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिसके अंदर जो पहला है इस तरह मैं लिखूंगा इसको, वो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और दूसरा है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी कि जो मुख्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जहां पर रिप्रोडक्शन में ये मेनली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, वो यहां पर होंगी हमारी ओवेरीज। तो मैं यहां पे लिखूंगा ओवेरीज। इसके बाद है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि इनका जो मेन काम है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करना है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो हिस्से आते हैं वो सबसे पहला तो हो गया अपना, मैं कहूंगा ओविडक्ट, या फिर इसको अपन लोग फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। जो दूसरा हिस्सा है वो इसके अंदर हो जाएगा यूट्रस। जो तीसरा हिस्सा है वो है सर्विक्स, और चौथा है वेजाइना। इसके अलावा
बात करूंगा जो मैं ये कहूंगा कि ये पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, लेकिन ओवरऑल एक ऑर्गेनिज्म को बढ़ाने के लिए, एक ऑर्गेनिज्म को पैदा करवाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। उनमें से पहला तो है मेमोरी ग्लैंड्स, तो मैं यहां पे लिख दूंगा मेमोरी ग्लैंड्स, और दूसरा है एक्सटर्नल जेनिटेरिया। ठीक है, तो यहां पर बात हुई प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। अब अपन लोग सीधा आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ। तो इसकी तरफ आने से पहले अपन को सबसे पहले जो नॉर्मल एक डायग्राम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो हमें जानना जरूरी है कि वो दिखने में किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो फिर आइए इस डायग्राम को बनाते हैं। नॉर्मली सबसे पहले मैं यहां पर चालू करूंगा कुछ से इस तरह के स्ट्रक्चर से। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। अपन इसको लेबल करते हैं। सबसे पहले आपको जो ये दो राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं ओवरीज। ये 2 ही नंबर होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ओवरी। इसके बाद में जो फिंगर लाइक आपको प्रोजेक्शन दिख रहे हैं इनको बोलते हैं फिम्बरी। इसके बाद में ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये वाली, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब जो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला तो यहां पर वो पार्ट है जो कि ओवरी जो है, ओवरी से लेकर ओवरी से शुरू होता है और लगभग आगे जाता है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं इनफंडिबुलम।
रेटिकुलम के आगे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एम्पुला, और एम्पुला के बाद वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इस्थमस। यहां पर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं यूट्रस, और इन तीनों को अपन लोग बोल देंगे फैलोपियन ट्यूब। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो बाहर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं वेजाइना। वेजाइना के ऊपरी भाग वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं सर्विक्स। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। अब मैं अगर बात करूं इन सभी पार्ट्स को अपन लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है? तो आइए चलते हैं फिर। सबसे पहले बात करेंगे ओवरी की। मैं यहां पे लिख दूंगा ओवरी जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लगभग आलमंड शेप की होती है, यानी कि जो बिदाम होती है उसके शेप की सी होती है। बिदाम के साइज, बिदाम जो होती है उसकी जो साइज होती है वैसे ही यहां पर ओवरी की साइज भी होती है। तो मैं यहां पे लिख लूंगा आलमंड इन शेप, ठीक है? दूसरा पॉइंट में यहां पर ऐड करूंगा कि प्रेजेंट होती है पेयर में, यहां पर लिख सकते हैं प्रेजेंटिंग पेयर, यानी कि 2 इन नंबर। उसके बाद में ये जो ओवरी है ये इस यूट्रस से एक लिगामेंट के थ्रू जुड़ी हुई होती है। यहां पर ये जो लिगामेंट है इसको लिगामेंट बोलते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा अटैच्ड टू यूट्रस बाय अ लिगामेंट, ठीक है? उसके बाद में अगर मैं थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ओवरी की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार की सी होती है लगभग। यहां पर आप लोग देखेंगे ओवरी के ऊपर वाला जो भाग होता है इसकी जो कवरिंग होती है इसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है? जर्मिनल एपिथेलियम की नीचे वाली जो लाइनिंग होती है उसको अपन लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है? इसके बाद में जो डोर्सल, यानी कि मैं कहूं जो पेरिफेरी के ऊपर प्रेजेंट जो मास होता है सेल्स का, इसको तो बोलते हैं कॉर्टेक्स, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। और जो हिस्सा अंदर वाली तरफ प्रेजेंट होता है ये वाला इसको बोलते हैं मेडुला, ठीक है? ये इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर होती है। अब अगर मैं बात करूं इसके फंक्शंस की, मैं यहां पे लिखूंगा फंक्शंस क्या है हम लोग जानते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी नोट करते हैं। पहला फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ये एग्स का निर्माण करती है। तो यहां पर अपन लोग लिख देंगे फॉर्मेशन ऑफ ओवम या फिर एग्स। दूसरा फंक्शन यहां पर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स,
यानी कि अपन इसका एग्जांपल दे सकते हैं, दो हार्मोन्स होते हैं मेल रिलेशन, तो एक तो इसका एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। तो मैं यहां पे लिख दूंगा फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये बात हुई ओवरी। अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को एक नाम से और जानते हैं, वो नाम होता है ओविडक्ट। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है, अपन लोग थोड़ा बहुत डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अगर इस फैलोपियन ट्यूब की मैं लाइनिंग की बात करूं, इनर लाइनिंग की, तो वो कौन से एपिथेलियम की बनी हुई होती है? उसका जवाब होगा सीलिएटेड एपिथेलियम। तो यहां पे मैं लिख दूंगा इनर लाइनिंग इज मेड ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम प्लस मसल्स। मसल्स भी इसके अंदर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो एग होता है, हम जानते हैं एग को कम से कम एम्पुला रीजन तक जाना पड़ेगा, तभी जाकर जो स्पर्म है वो इसी जाकर फर्टिलाइज होता है। तो यहाँ पे ये एक और पॉइंट ऐड कर दूंगा, दैट इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर की मैं बात करूं कि कौन से पार्ट में फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, यानी कि कौन से पार्ट में जो स्पर्म है वो एग से जाकर फ्यूज होता है, तो उसका जवाब होगा एम्पुला। मैं यहां पे लिख दूंगा एम्पुला, ठीक है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं कि इसकी लेंथ कितनी होती है, तो अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इसकी लेंथ होती है लगभग एवरेज 10 से 12 सेंटीमीटर तक की। अब अपन लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब की। तो मैं यहां पे लिख दूंगा पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जिसके अंदर पहला जो पार्ट है वो है हमारा इन्फर्टिकुलम। इन्फर्टिकुलम जो पार्ट है, यदि मैं इसके आगे वाले हिस्से की बात करूं तो आगे वाला जो हिस्सा होता है वो फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि इस ओवरी को घेर के रखती है। तो मैं यहां पे लिखूंगा वन एंड इज मेड ऑफ फिंगर लाइक projections called as फिम्बरी, ठीक है। दूसरी चीज मैं यहां पर ऐड करूंगा कि इस ओवरी से जो भी ओव्यूल बनता है
जो भी ओवम बनता है, सॉरी जो एग बनता है, वो एग जो है इस फिम्बरी से होते हुए आगे पहुंचता है एम्पुला रीजन तक। और ओवरी की भी मैं बात करूं तो एक ऐसा है कि मतलब कि ओवरी के अंदर ही एक ऐसी पाइपलाइन स्ट्रक्चर होती है जिसके कारण जो ओवम है, एग है, वो ट्रेवल करके इस फिम्बरी रीजन तक पहुंचता है और उसके बाद में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फिम्बरी receives the egg and transports it to the ampulla region, उसको एम्पुला रीजन तक पहुंचाता है। यहां पर बात हुई पूरी इनफर्टिलिटी की। अब जो अपना नेक्स्ट जो इसमें पार्ट होता है वो है एम्पुला। एम्पुला के बारे में मैं इतना ही कहूंगा दैट इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहां पर स्पर्म और एग का जो फ्यूजन है वो होता है जिसकी वजह से फर्दर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो मैं यहां पे इसमें लिख दूंगा दैट की साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो लोग तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। और वो है इस्थमस। इस्थमस जो है वो हम कह सकते हैं कि इट इज द एंड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब which links it का मतलब फैलोपियन ट्यूब को links it to the यूट्रस। ठीक है, तो यहां पर बात पूरी हुई फैलोपियन ट्यूब की। अब मैं आगे बढ़ूंगा अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ जो है यूट्रस। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यूट्रस की तरफ। यूट्रस के बारे में मैं कहूंगा दैट इट इज अ लार्ज, सबसे बड़ा पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, लार्ज होलो यानी कि ये खोखला होता है, मस्कुलर पार्ट, इसके अंदर बहुत सारी मसल्स होती हैं, एंड इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि जो नाशपाती होती है, पियर को बोलते हैं नाशपाती। तो नाशपाती को अगर मैं उल्टा करूंगा, ठीक है, तो नाशपाती कुछ इस तरह की होती है, तो यदि मैं उसको उल्टा कर दूंगा, ठीक है ऐसा, तो ये इस तरह का सेक्स में स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ूंगा। अब मैं बात करूंगा इसकी लाइनिंग की, कि ये जो इसकी लाइनिंग होती है, यानी कि जो यूट्रस की मैं बात करूं तो इसमें क्या है, ये 3 लाइन से बना होता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा इसमें मेथड ऑफ
इसके अंदर पहली जो लाइन है जो सबसे बाहरी होती है पेरिटोनियम आउटर, ये सबसे बाहरी इसकी लाइन होती है। ये मैं नॉर्मल लिखूंगा कि सिंपल ऐसी इलेक्ट्रिक की बनी हुई होती है। पेरिटोनियम को अगर मैं डायग्राम में दर्शाने की कोशिश करूं तो ये जो सबसे बाहर वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं पेरिटोनियम। थोड़ी सी यहाँ पर ये गलती होगी, इसको पेरिटोनियम नहीं बोलते, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। यहाँ पे लिखेंगे पेरीमेट्रियम। जो दूसरी जो लाइनिंग होती है पेरीमेट्रियम के अंदर वाली तरफ वो होती है मीजोमेट्रियम। ये होती है मिडल लाइनिंग। ये बनी हुई होती है थिक मसल्स की। अगर इसमें डायग्राम में दर्शाने की कोशिश करूं तो ये जो अंदर वाली लाइन है इनको बोलते हैं मीजोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। इसके बाद जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इंदर ये बनी हुई होती है, काफी ज्यादा वास्कुलर होती है पहली बात तो, एंड ग्लैंडुलर। यहां पर मैं बात करूं इस मीजोमेट्रियम इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग की, तो यहां पर अपन दर्शा देते हैं। ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है ये भी फर्दर दो प्रकार की लाइनिंग से बनी हुई होती है। तो मैं यहां पे लिखूंगा इसमें जो बाहर वाली लाइनिंग होती है इसको बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस और अंदर वाली होती है स्ट्रेटम बेसिलिस। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग जानते हैं कि महिलाओं के अंदर, फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 दिनों की होती है। उसके अंदर होता ही है कि जो यूट्रस है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है उस जाइगोट के लिए जो कि उसके अंदर जाके इम्प्लांट होगा, और उसके लिए उसकी जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम वो फूल जाती है, यानी कि वो एक तरह से जो मखमली रजाई होती है उस तरह की सी एक स्टेज पे आ जाती है जहां पर वो आराम से उस जाइगोट को इम्प्लांट करा सके। लेकिन यदि जाइगोट या मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो जो एंडोमेट्रियम की सूजी हुई लाइनिंग होती है, जो फूली हुई लाइनिंग होती है वो जड़कर वापस बॉडी से बाहर आ जाती है, जिसको अपन लोग मेंस्ट्रुअल वेस्ट कहते हैं। तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये दो प्रकार की लाइनिंग से बनी हुई होती है। एक तो वो होती है जो है स्ट्रेटम फंक्शनलिस, ये जो होती है टेम्पररी लाइनिंग होती है। टेम्पररी का मतलब कि वो लाइनिंग जो मतलब कि सूजती है या फिर वो लाइनिंग जो अपने आप को प्रिपेयर करती है उस जाइगोट को इम्प्लांट करवाने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये तो है टेम्पररी, और ये होती है परमानेंट। कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये है लाइनिंग जो है ये है बेस स्ट्रेटम बेसिलिस है, और इसके ऊपर जो है वो प्रेजेंट होती है स्ट्रेटम फंक्शनलिस। इस तरह
इसको बोलते हैं स्ट्रेटम। अब क्या होता है, ये सूजी हुई है, ये प्रिपेयर है उस जाइगोट को इम्प्लांट करवाने के लिए, लेकिन यदि मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये पूरी की पूरी जल जाती है, इस तरह से वापस नीचे आ जाएगी पूरी, इस तरह से। अब वापस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी होगी तो उसके बाद में ये वापस से अपने आप को प्रिपेयर कर लेगी, वापस जाइगोट नहीं आएगा तो ये वापस से जड़ जाएगी। ये सिस्टम इसके अंदर होता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा रहेगा सर्विक्स। सर्विस के अंदर मैं लिखूंगा दैट इट इज ए लोअर एंड नैरो पार्ट, नैरो का मतलब संकरा, और लोअर एंड भी नीचे वाला, ये यहां पे। इसको एक दूसरे नाम से और जानते हैं, वो होता है नेक ऑफ यूट्रस। तो मैं यहां पे लिख दूंगा नेक ऑफ यूट्रस के नाम से भी अपन लोग इसको जानते हैं। अगर मैं बात करूं कि जो सर्विक्स है वो बना हुआ किसका होता है, तो यहां पर अपन लोग लिख देंगे मेड अप ऑफ मोस्ट पावरफुल स्पिंक्टर मसल्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के सबसे पावरफुल जो स्पिंक्टर मसल्स होती है उनसे बना हुआ होता है। तो यहाँ पर बात हुई, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये नैरो एंड होता है, ये हमारा लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस। इनकी जो यूट्रस है वो सर्विक्स के बाद में खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग अपने लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होता है वेजाइना। यहाँ पर मैं लिखूंगा वेजाइना। तो ये कहूंगा कि सबसे पहले तो ये बहुत ही लो पार्ट होता है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लॉन्ग पार्ट। दूसरा, ये बना हुआ कौन सी सेल से होता है, यानी कि जो इसके अंदर वाली सेल्स होती है, इनर जो लाइनिंग होती है वो बनी हुई होती है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा इनर लाइनिंग मेड अप ऑफ नॉन किरेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। तीसरा पार्ट में यहाँ पे लिखूंगा कि जो वेजाइना, या फिर मैं कहूं कि जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, यदि मैं वहां से वेजाइना को देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, तो वेजाइना के सबसे बाहर वाले पार्ट पर एक वेजाइनल ओरिफिस होता है जिसे बोलते हैं हाइमन। तो मैं यहां पे लिखूंगा vaginal orifice is covered by a structure called hymen। अब ये हाइमन क्या होता है कि ये नॉर्मली
वेजाइना को ढका हुआ स्ट्रक्चर होता है, वेजाइना को जो एक्सटर्नल पोर होता है उसको ये ढके रहता है। अब एनसीईआरटी के अंदर एक बात दी गई है कि जो हाइमन है इसका प्रेजेंट होना या फिर ना होना यह गवाह नहीं है कि वो जो फीमेल है वो वर्जिन है या फिर नहीं है। या फिर मैं ये कहूं कि यदि मान लीजिए किसी भी फीमेल के वेजाइना के अंदर यदि हाइमन प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो फीमेल है उसने कभी भी सेक्स नहीं किया या फिर वो जो फीमेल है उसने कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि ये जो हाइमन है ये कई बार यदि फीमेल वो साइकिलिंग कर रही है या फिर घुड़सवारी कर रही है, हॉर्स राइडिंग कर रही है या फिर कोई भी एक ऐसी बहुत रिगरस एक्सरसाइज कर रही है, उसके अंदर भी ये जो हाइमन है टूट जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो हाइमन जो होता है वो बहुत मल्टीपल टाइम सेक्स करने के बाद में भी नहीं टूटता या फिर ये जो झिल्ली है नहीं फटती। तो हाइमन के प्रेजेंट होने का और नहीं होना ये पूरी तरह से एक ये सबूत नहीं है कि अपन लोग ये कह सकें कि वो फीमेल वर्जिन है या फिर नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद में जो वेजाइना है वो एक तरह से फीमेल के अंदर पॉपुलेटरी ऑर्गन का काम भी करता है, यानी कि ये जो वेजाइना है यहाँ पर ही जो स्पर्म्स जो होते हैं वो मेल पार्टनर है उन स्पर्म्स को यहाँ पे छोड़ता है और उसके बाद में जो स्पर्म्स होते हैं ये आगे जाकर फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो एम्पुलर रीजन होता है वहां पर आके ये एग से फर्टिलाइज होते हैं। तो मैं यहाँ पर ये भी लिखूंगा दैट इट इज अ पॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। एक और पॉइंट में यहाँ पर ऐड करूंगा कि जो वेजाइना है इसकी जो इनर लाइनिंग है ये किसी भी प्रकार के इसके अंदर ग्लैंड्स जो है वो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो इनर लाइनिंग है वो काफी चिपचिपी होती है या फिर मैं कहूँ कि काफी ज्यादा म्यूकस जो होता है वो इनर लाइनिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा नो ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन इनर लाइनिंग। इसके बाद में ये जो सर्विक्स और वेजाइना है इन दोनों को एक नाम से और बुलाते हैं, उसको बोलते हैं बर्थ कैनाल। मैं यहां पे लिख लूंगा बर्थ कैनाल, क्योंकि जो भी बेबी होता है वो बेबी इन्हीं दो स्ट्रक्चर्स के थ्रू वो बाहर आता है, ठीक है। तो इसलिए वो बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो आखिर दिखने में कैसा होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और उसके बाद में इसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।